बॉर्डर पार से पाकिस्तान और सीमा के इस पार कश्मीर घाटी, खासकर दक्षिणी कश्मीर में पाकिस्तान समर्थक आतंकवादियों की हरकतें बेलगाम हो चुकी हैं। भारतीय सेना और कश्मीर के देशभक्त लोग आतंकवादियों के निशाने पर हैं, तो सीमा पार से पाकिस्तानी फौज भारतीय गांवों पर गोले दाग रही है। आज दिन की शुरुआत लाइन ऑफ कंट्रोल पर नौशेरा सेक्टर में गोलीबारी से हुई है और पाकिस्तानी फौज ने बेवजह मोर्टार दागने शुरू कर दिए, जिसकी चपेट में सीमा पर बसे 2 भारतीय गांव थे। दिन भर चली गोलाबारी में 3 भारतीय नागरिकों की मौत हुई है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। पाकिस्तान के सीजफायर उल्लंघन की कवरेज करने पहुंची इंडिया न्यूज की टीम भी पाकिस्तानी गोलाबारी में बाल बाल बची है। पाकिस्तान एक तरफ बॉर्डर पर भारतीय सेना को जंग के लिए उकसा रहा है, दूसरी तरफ कश्मीर घाटी में पाकिस्तान समर्थक आतंकवादियों ने भारतीय सेना पर हमले तेज कर दिए हैं। आज भी कश्मीर के त्राल में सेना के काफिले पर आतंकियों ने गोली चलाई। सेना ने जवाबी फायरिंग शुरू की तो आतंकवादी वहां से भाग निकले। भाड़े के पत्थरबाजों और अलगाववादियों की शय पर यह आतंकी कश्मीर घाटी में उन लोगों को निशाना बना रहे हैं जो सच्चे भारतीय और देशभक्त हैं। शोपियां में लेफ्टिनेंट उमर फयाज की हत्या इसकी ताजा मिसाल है। कश्मीर के हालात और पाकिस्तान की हरकतें अब बड़ा सवाल बन गई हैं कि आखिर कश्मीर में ऐसा कब तक चलेगा। बहुत ज्यादा हो रही है। 7:30 बजे से लेके अभी तक वो शुरू हो रहा है सर। इतना हम घबराए हुए हैं सर, पूछो ना, जहाँ कोई मोर्चा ना कुछ, हम अंदर लोग बड़े हुए हैं सर। क्या करें, बाहर भी निकलते हैं तो सर डर लगता है। लोग अभी सभी अंदर बड़े हुए हैं, कोई बाहर नहीं निकल रहा के गोली के डर से। तो हमारा कोई रहने बहने का इधर इतना संबंध नहीं है। जो अंदर रहते हैं तो पास में गोला पड़ा तो लंगर गांव में है, जो टनका गांव के बिल्कुल मुलक्का है। इसके सामने जो आप जब देख रहे हैं, जो आपने अभी भी देखा कि धुआं निकल रहा है, ये पाकिस्तान की शेलिंग से हुआ है। और वो तमाम के तमाम शेलिंग, ये 200 के लगभग शेल जो है वो सिविल आबादी पे गिरे हैं। हालांकि आर्मी की पोस्टें तो पीछे हैं, वो जानबूझकर वो सिविल आबादी को निशाना बना रहे हैं। सुबह से इधर रुके हुए हैं और बहुत ज्यादा फायरिंग हो रही है यहाँ पे, और बुरा हाल है। हम सुबह के खाना भी कुछ नहीं खाया। कहीं जाना ही पड़े, रात को क्या पता क्या हुआ, दिन का ये हालत है, रात को क्या पता क्या हमारी हालत होगी। जो सीज फायर वायलेशन की जो खबर आ रही है, इसका हम घोर निंदा करते हैं। और आज की जो वायलेशन है, इसमें सिविलियंस मारे गए और पाकिस्तान की तरफ से इस प्रकार का जो सिविलियंस पर जो अटैक है, बिल्कुल निंदनीय है। वायलेशंस पाकिस्तान के तरफ जब भी होंगे, उसका करारा जवाब हमारे फोर्सेस के तरफ से दिया जाएगा और ऐसा देते भी रहे हैं। सीज फायर का वायलेशन बड़ा दुखद है। हमारे सैनिकों को उसका प्रताड़ना सहना पड़ता है। भारत सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है सिवाय जबानी फायरिंग के। तो स्वाभाविक रूप से जितने नेता हैं बीजेपी के, सब जबानी फायरिंग करते हैं। सरकार के लोग मंत्री बैठे हुए जबानी फायरिंग करते हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। तो स्वाभाविक रूप से हमारी सेना को छूट देना चाहिए कि सेना अपने इसमें जो भी संभव हो वो कर सके इसको रोकने के लिए। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। डेली सीज फायर का वायलेशन पाकिस्तान कर रहा है। अब तो वी हैव टू टेक एक्शन। अगर कोई करता है कोई तो गोली मारो। हम तो ये कहते हैं कि जो रूल के नीचे है वो करना है। तो सब जवाब देने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो जवाब क्या होगा और अब तक क्यों नहीं दिया गया है। जिस तरीके से उमर फयाज की मौत के बाद लोगों में गुस्सा है, सब चाहते हैं कि जवाब जरूर दिया जाए। हिजबुल आतंकी जाकिर मूसा एक वीडियो मैसेज में कह रहा है कि कैसे कश्मीर में अलगाववादी मस्जिदों के अंदर ये सिखा रहे हैं और पढ़ा रहे हैं कि कैसे आतंक बढ़ाना है कश्मीर की आजादी के लिए। तो फिर उन अलगाववादियों से बात का मतलब क्या और फिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं, हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ सुधांशु मित्तल जुड़ रहे हैं, बीजेपी के नेता। आलोक शर्मा हमारे साथ प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। इंजीनियर राशिद इंडिपेंडेंट एमएलए हैं जम्मू एंड कश्मीर से। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, और ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा हैं, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ स्टूडियो में। लेकिन मैं आप तमाम मेहमानों के पास आऊं उससे पहले आपको और दर्शकों को मैं दिखाना चाहता हूं कि कैसे पाकिस्तान न सिर्फ एलओसी पर मोर्टार दाग रहा है, बल्कि अब उस मोर्टार के साथ केमिकल तक का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे वो मोर्टार जहां गिर रहे हैं वहां आग लग जा रही है। और जिस तरीके का नुकसान हो रहा है वो पहले मोर्टार दागने के बाद जो तस्वीरें आती थी उससे अलग दिख रहा है। पहले आप वो तस्वीर देखिए, इंडिया न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए, और फिर हम आपको इस पर बताएंगे कि हमारे एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर पहुंची है और हम एक घर में पहुंचे हैं। पूरा घर जो है वो कैद था, मगर अब थोड़ी देर के लिए फायरिंग थमी है और यहाँ लोग जो है वो निकलकर बाहर आए हैं। आपको बता दूं, जब लोग इस घर के अंदर थे तो
तब जो है यहाँ पर एक जो गोला है वो आकर यहाँ गिरा है, एक शेल जो आकर गिरा है जिसके स्प्लिंटर्स हैं और निशान आप देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो निशान है इसमें जिस तरह का केमिकल दिख रहा है, ये केमिकल जिस जिस जगह पर पड़ता गया आप देखेंगे उसी जगह पर आग जो है वो लग गई और इसी तरह के निशान जो है पड़ गए। और पीछे अगर खेतों में भी अगर आप देखें, जब ये यहाँ ये बम पड़ा उसके बाद ये पीछे खेतों में जो जमीन में थोड़ी घास थी उसमें आग लग गई और पूरी दीवार अगर आप देखेंगे तो साफ दर्शाती है कि किस तरह का जो है इस वक्त डरावना मंजर होगा। ये धमाका अगर आप सोचे कहीं ना कहीं साजिश ये पाकिस्तान की केमिकल बॉम्ब की ये हो सकती है कि जहां भी ये धमाका हो उस इलाके में आग लग जाए, और ऐसा पहाड़ियों पे भी नजारा दिख रहा है। मेरे साथ यहाँ के मालिक हैं, आप बताएं क्या हुआ, कब ये शेल गिरा है? ये बम पड़ा हुआ है, आग लगी, भैंसे इधर बंधी हुई थी, उसको मैंने खोल दिया, पता नहीं कहाँ चली मेरे को मालूम नहीं है। समझ सकते हैं पाकिस्तान की एक नई कहीं ना कहीं साजिश हो सकती है। केमिकल बॉम्ब जो है उसका इस्तेमाल पाकिस्तान की तरफ से जो है वो किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये डरावना मंजर है इस वक्त यहाँ के लिए। आप बताएं, जब ये चीज आपने देखी, यहाँ जहाँ गोले पड़ रहे हैं, जहाँ बम गिरे हैं, वहाँ आग लग जा रही है, तो कहीं ना कहीं डर दहशत होगा, नुकसान भी हो रहा होगा। सर मैं पहली बार ऐसा देखा है, मैं भी यहाँ पे कंपनी में काम करता हूँ, मैं सुबह से यहीं पे बैठा हूँ टावर में एयरटेल पे, तो यहाँ से आसपास ऐसे गोले, जैसे दिवाली होती है ना, तो वैसे हर जगह में गोले ही चढ़ रहे थे। बड़ी मुश्किल से अभी आधे घंटे का टाइम मिला तो बाहर निकले। को बता दूं कि यहाँ थोड़ी देर फायरिंग रुकी है, हम यहाँ पहुंचे हैं, मगर अब कहीं ना कहीं चिंता की बात यह है कि यहाँ जो इस्तेमाल करने वाली हथियार है पाकिस्तान द्वारा वो किस तरह के, और इन हथियारों से जो आग लग रही है वो एक सबसे चिंता का विषय यहाँ के लोगों के लिए। क्या ये मिसाइल्स के टेक्नोलॉजी की तरह के हथियार हैं जो कहीं ना कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, और पाकिस्तान किन मंसूबों से यहाँ रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है ये भी सोचना होगा, और कहीं ना कहीं संज्ञान लेने की जरूरत भारतीय सेना और भारत सरकार के लिए भी है। अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, ग्राउंड जीरो, नौशहरा सेक्टर लूसी। तो पाकिस्तान मोर्टार दाग रहा है, इस तरीके के मोर्टार दाग रहा है जिनसे आग लग जा रही है, और साथ ही सेना पर हमले हो रहे हैं, आतंकी हमले हो रहे हैं, सैनिकों को मारा जा रहा है, आम लोगों को मारा जा रहा है। सवाल सीधा यह है कि भारत सरकार जवाब देगी, मुंहतोड़ जवाब देगी, तो वो जवाब दिख क्यों नहीं रहा? इस पर हम बात करेंगे। पहले लेकिन मैं आऊं सुधांशु मित्तल आपके पास, उससे पहले हमारे जो दो डिफेंस एक्सपर्ट हैं मैं उनसे समझना चाहूंगा। मेजर जनरल सिन्हा, ये जो हम तस्वीरें देख रहे थे, अभी दिखा रहे थे दर्शकों को, जो अमूमन मोर्टार गिरते हैं उससे ये अलग दिख रहा था, ये क्या था दरअसल? देखिए, ये जो 120 मिलीमीटर मोटर्स को वो यूज करता है, उसमें अभी उसने इंसेंडरी बॉम्ब्स को भी यूज करता है जो आग को लगाती है। अच्छा, अब पाकिस्तान इसको क्यों यूज कर रहा है? क्योंकि उसमें कैजुअलिटी होती है जब हाई एक्सप्लोसिव यूज करता है, उसमें अभी इसमें लगाने से इसमें ज्यादा क्षति हो सकती है, आग लग जाएगी, खेत बर्बाद हो जाएंगे, और हो सकता है कि वो रिटेलिएट कर रहा है, क्योंकि यदि इंडियन आर्मी इसके यूज कर रही है, हमारे बॉफर्स हैं, हमारे पास कार्गो होती है, और सबसे ज्यादा पाकिस्तान डरता है आग लगने से, क्योंकि उनके मजहब के अंदर में यदि आग लगती है तो उसका कोई, वो कहते हैं कि फिर वो जहन्नुम में जाएंगे। अच्छा, तो इसका रिस्पांस इतना तगड़ा इंडियन आर्मी कर सकती है, ये तो इन्होंने छुटपुट किया है। ठीक है, मैं एक चीज ब्रिगेडियर मिश्रा से ये समझना चाह रहा हूं कि क्या इस तस्वीर को देखने का, और जिस तरीके का मोर्टार, जैसा सर बता रहे हैं कि इससे नुकसान ज्यादा हो सकता है, इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान, भारत की अगर कोई जवाबी कार्रवाई हो रही है तो उससे पीछे हटने की बजाय वो अपनी इंटेंसिटी हमले की बढ़ा रहा है? जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, आपको मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान बॉर्डर पर टेंशन बनाए रखना चाहता है। वहां के आर्मी का एम यह है कि जब तक पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में एक जंग जैसा माहौल नहीं होगा, उनको कौन पूछेगा वहां पर। अगर आज पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रिलेशंस नॉर्मल हो जाते हैं और इनके संबंध अच्छे हो जाते हैं, तो पाकिस्तान के आर्मी का वजूद खत्म हो जाएगा। इसलिए उनके जो भी जनरल हैं, रावलपिंडी में बैठे हैं, उनका एम यही होता है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सुधरे नहीं, एक बात। हाँ, और दूसरी बात यह है कि जो इंसेंडरी बॉम्ब का यूज है उनका, वो तो इसीलिए है कि डैमेजेस और हों, घर में जहां घर के आसपास जहां पर सूखी चीजें हों वहां पर आग लग जाए और उससे डैमेज हो। ठीक है, डैमेज ज्यादा हो। सर मुझे एक चीज और समझाइए इससे पहले कि मैं पॉलिटिकल गेस्ट के पास जाऊं, कि हमारी सरकार ये कह रही है कि हम मुंहतोड़ जवाब देंगे या दे रहे हैं। अगर ये मुंहतोड़ जवाब है जिससे पाकिस्तान का मुंह टूट रहा है पता नहीं कहां, तो फिर ये इंटेंसिटी हमले की बढ़ क्यों रही है? नहीं, देखिए, आपको एक बात सोचना पड़ेगा कि ये
मुंहतोड़ जवाब तो भारत ने 4 बार दे दिया पाकिस्तान को। 47-48 में दे दिया, 65 में दिया, 71 में 2 टुकड़े हो गए। कारगिल में जितने भी लोग वहां से आए थे, कारगिल हाइट्स पर बैठे थे, वहां के सबके सब मारे गए। और पाकिस्तान की आर्मी ने क्लेम भी नहीं किया उनकी डेड बॉडीज, और इंडियन सोल्जर्स ने उनको दफनाया बाकायदे उसूल के हिसाब से। ठीक है। तो पाकिस्तान इस बात से नहीं बाज आता है, क्योंकि जब उसके इतने नुकसान हो चुके हैं तब भी कर रहा है। पाकिस्तान वो बाज नहीं आ रहा है, टेंशन बनाए रखने के लिए कर रहे हैं, लेकिन मुंहतोड़ जवाब हो रहा है। देखिए, मुंहतोड़ जवाब का जो ब्रिगेड मिश्रा जो कह रहे हैं, मेरे अनुसार आज के दिन में मुंहतोड़ जवाब उतना नहीं है। आपको मैं ये बताना चाहूंगा, अफगानिस्तान के अंदर में यूएस फोर्स का 1 सोल्जर मारा गया था। सही बात है, सिक्किम के इलाके में। सही बात। उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने वहां पर मदर ऑफ ऑल बम्स, शॉर्ट ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब गिराई है। 79 से 96 IS के जो तोरा बोरा के इलाके में बंकरों में थे, वो मारे गए हैं। मदर ऑफ ऑल बॉम्ब उसको कहते हैं मुंहतोड़ जवाब। हमने 71 की लड़ाई में क्या किया कारगिल में, वो पीछे रह गई, पीछे रह चुका है। सही आज के दिन में और जब मोदी सरकार आई थी तो उन्होंने कहा था कि उनका जवाब जो है एक सर के बदले 10 सर वाला होगा। ऐसे में सवाल यह है कि अगर उमर फैयाज, हमारा सैनिक, युवा सैनिक 22-23 साल का मारा जा रहा है, दूसरे सैनिक मारे जा रहे हैं, हमले हो रहे हैं, तो जो देश के अंदर आतंकी हैं और जो सीमा पार आतंकी हैं और जो पाकिस्तान है, उसको कैसा जवाब मिल रहा है? सुधांशु मित्तल, विपक्ष कह रहा है कि आप सिर्फ जुबानी फायरिंग कर रहे हैं, आपका एक्शन दिख नहीं रहा। क्यों नहीं दिख रहा? सुशांत जी, जिस देश ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी और दांत खट्टे कर दिए, सर उस सर्जिकल स्ट्राइक को कब तक हम लेकर चलेंगे जब उसके बाद ये घटनाएं हो रही हैं? मैं देखिए, या तो आप बोल लीजिए, मैं बिल्कुल चुप रहूंगा, मैं तू मैं नहीं करता। तो अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं बोलूंगा। मैं आपको मौका दे रहा हूं। आपने जो कहा उस पर ये काउंटर क्वेश्चन था, आप इस पर भी जवाब दे दीजिए। जवाब अपना जवाब पूरा। उसमें नहीं, पहले मैं अपनी बात रख लूं, उसके बाद जितने प्रश्न आप रखेंगे मैं उनका जवाब दूंगा। देखिए, मेरे को पूरा परिप्रेक्ष्य देने दीजिए। पहली बात यह है कि हम लोग जब पाकिस्तान के साथ लड़ रहे हैं तो हमें हिंदुस्तान की सरकार पे और हिंदुस्तान की फौज पे मुझे नहीं पता क्यों भरोसा नहीं है। जिस फौज ने आज तक हिंदुस्तान का सर गौरवान्वित करा हो, उसको हम लोग यहां कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, ये मुझे लगता है। अब मुझे बीच में बोलना पड़ेगा सर, क्योंकि फौज को कोई कटघरे में नहीं खड़ा कर रहा। फौज वो करती है जो आप बोलते हैं, सरकार बोलती है। अगर आप ये बोलेंगे तो मुझे बीच में इसको रोककर आपको ये बताना पड़ेगा कि फौज कटघरे में नहीं है। सुशांत जी, आप जो है, आप अगर मुझे बोलने देंगे तो मैं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। नहीं, आप बोलिए, जरूर बोलिए, लेकिन फौज को कोई कटघरे में नहीं खड़ा कर रहा। मैं आपसे नहीं तू मैं करूंगा भाई। नहीं, तू मैं नहीं है ना सर, ये तो डिबेट है जिसमें आप बोलेंगे तो उसमें अगर कोई बात आप बोल रहे हैं तो बोलना पड़ेगा। सुनिए ना, आपको कितना, आप मुझे बोलिए साहब, आपको 10 सेकंड दूंगा, मैं 10 सेकंड में अपनी बात रखूंगा, लेकिन जब तक मुझे मेरी बात रखने नहीं देंगे तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। आप मुझे बोलिए मैं कितने सेकंड में अपनी बात रखूं, उतने में रख दूंगा। आप जितने समय में अपनी बात रखिए, जहां पर ऐसा लगेगा कि जो चीज आप कह रहे हैं वो उचित नहीं है, वहां मैं 10 सेकंड या 5 सेकंड में आपको थोड़ी सी बात बता दूंगा कि ये चीज आप गलत कह रहे हैं। आप बात पूरी कर लीजिए फिलहाल। आप बताते रहिएगा, उसके बाद जो करना हो 30 सेकंड में मुझे मेरी बात रखने दीजिए। ठीक है। हिंदुस्तान पाकिस्तान की फौज को क्या जवाब दे रही है, अगर ये जानना चाहते हैं ना, तो पाकिस्तान का डॉन अखबार है, उसको जरा पढ़िए, पिछले 2 साल का पढ़ लीजिए। वहां पे डेली जंग है, वहां पे डेली एक्सप्रेस है, वहां नवाब वतन है, वहां पे डेली पाकिस्तान है। जरा पहले उसको पढ़िए, पाकिस्तान का मीडिया को देखिए कि वो क्या कर रहा है, हिंदुस्तान पाकिस्तानियों के साथ क्या कर रहा है, और फिर कब बोलिएगा। यहां दिक्कत क्या हो गई है, यहां पे हम अपने आप पे विश्वास ही नहीं रखना चाहते। हम ये नहीं सोचते कि यहां की सरकार भी और यहां की फौज भी एक बिल्कुल डिटरमिन्ड माइंड से इस लड़ाई को लड़ रही है। पता नहीं क्यों ये हो रहा है। मैं कह रहा हूं, मैं संकेतों में बात कर रहा हूं यहां पे। आपके अगर 30 सेकंड पूरे हों तो हो गए हो तो क्या मैं इस पे काउंटर कर सकता हूं? क्या रिस्पॉन्स है? और भी दूसरे मेहमान भी काउंटर करना चाहते हैं। ठीक है, देश भर में जो 125 करोड़ लोग हैं,
क्या वो बैठकर पाकिस्तान के अखबार और टेलीविजन चैनल देखें ये समझने के लिए कि उनकी यहां हिंदुस्तान की सरकार क्या कर रही है? पहली बात, हिंदुस्तान की सरकार को खुद बताना चाहिए कि अगर देश भर में उमर फैयाज की मौत पर गुस्सा है तो आपने क्या किया है। सिर्फ मुंहतोड़ जवाब, ये लाइन सुनकर देश के किसी भी व्यक्ति को भरोसा नहीं होगा कि सरकार जो वो कर रही है वो उचित है या पर्याप्त है। अब मेजर जनरल सिन्हा इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, फिर मैं आपके पास आऊंगा। सिन्हा साहब, देखिए, आज के संदर्भ में यदि ये कहा जाए कि मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया जा रहा है तो हो सकता है ये गलत है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो मैं रीड कर रहा हूं बैटल, मुंह तोड़ जवाब नंबर से नहीं होती है, ये डिंग डॉन्ग बैटल नहीं है, ये लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है। सही बात है। और लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस में एक दो चीज मैं इंडिकेटर आपको देता हूं स्ट्रांग एक्शंस की। शायद ये घाटी में हो रही है। ये जो आपने अभी दिखाया कि केमिकल अटैक है, ये केमिकल अटैक तो शायद नहीं है, मगर ये इंसेंडरी अटैक है। पाकिस्तान यदि डरता है तो वो डरता है इस टाइप के एक्शन से। मेरे ख्याल से भारतीय फौज बॉर्डर के ऊपर में बहुत ज्यादा फायरिंग कर रही है, जिसका रिपोर्ट हमें शायद नहीं मिल रहा है। ठीक है, और उसका एक रिप्लाई के तौर पे ये मिल रहा है। यदि मैं ये कहूं, अजीत डोभाल साहब या राम माधव साहब जो स्ट्रैटेजी देख रहे हैं, उसके अंदर में यदि कोई चीजें जो सामने आ रही हैं, जो एक चीफ का बयान आया था कि भाई कोई भी यदि आईएस का झंडा रहता है कोई पाकिस्तान, तो वो एक देश का दुश्मन है, मगर इसको जमीन पे करके दिखाना है। आज जवान के सर कटे हैं, लेफ्टिनेंट एक मारा गया है बेचारा 5 साल का, जो एनडीए में से निकल के आता है। सर मैं ये सवाल सब पूछ रहा हूं सर, कि जैसा आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो ये कर रहा है, हो सकता है कि ये भारत की कार्रवाई का जवाब हो सकता है, ये हो सकता पर हम क्यों हैं? क्यों हम पाकिस्तान के अखबार पढ़ें और ये समझे कि ये क्यों हो रहा है? क्यों भारत सरकार देश के लोगों को नहीं बता रही कि हम जो कर रहे हैं वो ये है? सर ये टीवी पे बैठ करके नहीं बताया। मैं आपको एक डीपर बताता हूं। अफगानिस्तान बॉर्डर में पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट खत्म हो गई डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद। उसका सबसे बड़ा कंसर्न आज क्या है? वो है चाइना पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, उसके अंदर में इंडिया मेरे ख्याल से काफी हावी है बलूचिस्तान। मगर कारगिल बाल्टिक इलाके में वो हम वीक हैं, हम शायद नहीं कर पा रहे हैं, और उसी का रिटेलिएशन पाकिस्तान कर रहा है। दैट्स वाई उसके जनरल जो चीफ है वो एलओसी पे बैठा है। इसको रीड करनी है, हम लोगों को रीड बिगर पिक्चर करनी है जो साउथ एशिया में हो रहा है। शायद छोटी छोटी बातों से हम इसको रीड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आलोक शर्मा साहब, क्या जो सुधांशु मित्तल ने कहा उस पर आप जो कहना चाहते हैं वो कहें, और जो हमारे रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं कि जो भी कार्रवाई हो रही है, क्या उसको हमें मैसेजेस से पढ़ना होगा या जो संकेत हैं उससे पढ़ना होगा, या आप चाहेंगे कि सरकार जो है वो सामने आए और देश की जनता को बताए कि क्या कार्रवाई हुई है? आलोक जी, देखिए, मैं समझता हूं सुशांत जी, जिस तरह से पिछले 3 साल लगभग 35 महीने के अंदर जो रिकॉर्ड रहा है, वो रिकॉर्ड बहुत ही खतरनाक रहा है, जिसके अंदर आप अभी बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने मुस्कुराते हुए कहा कि क्या कारण है कि भरोसा न किया जाए। सबसे पहले मैं ये उत्तर देना चाहूंगा कि देश की जनता आज सरकार के ऊपर भरोसा क्यों नहीं कर पा रही है। हमारी जनता को, हमें सबको फौज के ऊपर पूरी तरह से भरोसा है, लेकिन 1300 बार से ज्यादा बार सीज फायर का वायलेशन होता है, 12 बार आर्मी के कैंप्स या उनके ट्रूप्स के ऊपर अटैक होता है, 10 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो जाते हैं। जो टेररिज्म लाइन ऑफ कंट्रोल इंटरनेशनल बॉर्डर पर रहता है वो जम्मू और पंजाब तक आ जाता है। पठानकोट में आईएसआई जांच करने के लिए आ जाती है। मोदी साहब वहां केक खाकर आ जाते हैं। जो लोग कहते थे कि हम लव लेटर लिख रहे हैं, जो लोग कहते थे बिरयानी खिला दी है, जो लोग कहते थे एक के बदले 10 सर लेकर आएंगे, जो लोग कहते थे बॉर्डर पर तो प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम कहां है? मां बेटी की सरकार में दिल्ली में है। जो लोग कहते थे, ट्वीट करते थे मोदी जी 2013 में कि हमारी आर्मी कमजोर है, आज उनसे देश की जनता चाहती है। आज वो कह रहे हैं कि एक के बदले अगर 10 सर ला रहे हैं तो आप पाकिस्तान के डॉन अखबार में पढ़िए, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा? पढ़ के बैठा करें। नहीं सुशांत जी, देखिए, बड़ा हास्यास्पद है कि बीजेपी के प्रवक्ता जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के मुद्दे के ऊपर भी टीवी चैनल पर बैठकर मुस्कुराते रहते हैं। अरे आज ही अभी 5 गांव अभी खाली कराए हैं आर्मी ने, 5 गांव को अभी 2 घंटे पहले खाली कराया है। उससे पहले क्या हुआ है आप देखिए,
दिन में फायरिंग हो रही है, रात में फायरिंग हो रही है, वहां पर लोग विस्थापित हो रहे हैं और ये लोग टीवी पर बैठ कर कह रहे हैं मुंह तोड़ जवाब देंगे हम, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे हम। अभी वो जीवीएल साहब की मैं अभी बाइट सुन रहा था इंडिया न्यूज पर अभी थोड़ी देर पहले ही, वो क्या कह रहे थे कि हम कड़ी निंदा करते हैं। अरे भाई कब तक निंदा करेंगे आप लोग? इंजीनियर राशिद को मैं ब्रेक पर जाने से पहले इस बहस में लाना चाहता हूं। डबल इंजीनियर राशिद मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से जाकिर मूसा जो हिजबुल का आतंकी है, वो ये खुले तौर पर ऑडियो में कह रहा है कि अलगाववादी जो है वो मस्जिदों में। एक मिनट आलोक जी, एक मिनट मैं आपके पास आ रहा हूं। इंजीनियर राशिद, मेरा सवाल यह है, जिस तरीके से हिजबुल का आतंकी जाकिर मूसा ये कह रहा है कि अलगाववादी कश्मीर के अंदर मस्जिदों तक का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी सियासत फैलाने के लिए और कश्मीर की आजादी के नाम पर, अलगाववादियों पर कार्रवाई क्यों ना हो? पहले मैं आपसे अर्ज करूंगा, आप सबसे लास्ट पे मेरे से बात करने के लिए आए, लेकिन मेरी गुजारिश ये होगी कि आप बीच में टोकेंगे नहीं। आपने जाकिर मूसा की बात की, उसका अपना व्यू पॉइंट है। जैसे हिंदुस्तान में महात्मा गांधी का अपना व्यू पॉइंट था, नेहरू जी का अपना था और सुभाष चंद्र बोस का अपना व्यू पॉइंट था। आप जाकिर मूसा की बात मत कीजिए, आप गिलानी साहब से बात कीजिए। अगर आज आपको उसने गिलानी साहब को धमकी दी है, आपको उनसे हमदर्दी कैसे होगी? आप गिलानी से बात कीजिए, आप यासीन मलिक से बात कीजिए, आप पाकिस्तान से बात कीजिए। आप मसले से तवज्जो हटाना चाहते हैं, आप हिंदुस्तान के 1 अरब लोगों को धोखा देना चाहते हैं, आप अपनी टीवी चैनलों की रेटिंग बढ़ाना चाहते हैं, आप लोगों को कोई सर एक आतंकी चैनल पर एक आतंकी एक ऑडियो मैसेज दे रहा है कि जिस तरीके से अलगाववादी जो है वो इसका राजनीतिक इस्तेमाल कर रहा है, रास्ते से मत हट जाइए। और आप कह रहे हैं कि उसका उसमें हम अलगाववादियों से ही बात करें और सुने। अलगाववादी यहां कोई नहीं है, हम तो इस रियासत के शहरी हैं। जब हिंदुस्तान कहीं था ही नहीं और पाकिस्तान कहीं था ही नहीं, जम्मू कश्मीर तब भी एक स्वतंत्र रियासत थी। हम अलगाववादी कहां हो गए? हमारी धरती है। आप और पाकिस्तान ने कब्जा जमा रखा है और हमारी सीनों पर क्या बात कर रहे हैं आप बात क्या कर रहे हैं? ये इंजीनियर राशिद आप बात क्या कर रहे हैं? किसने कब्जा जमा रखा है? हो गया ये कश्मीर आपका था, इंजीनियर राशिद का कश्मीर था, ये इंजीनियर राशिद का कश्मीर था, सुना कीजिए, ये इंजीनियर राशिद का कश्मीर था, ये महाराजा हरि सिंह का था। ये कॉन्ट्रैक्ट ये एग्रीमेंट के तहत ये आया हिंदुस्तान में। आप बात क्या कर रहे हैं? आप बात क्या कर रहे हैं? आप अलगाववादियों से समर्थन में मेरे भाई, आप क्या बात कर रहे हैं? उंगलियां मत दिखाएं, आप क्या बात कर रहे हैं? आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान चला जाए? लेकिन हमारी धरती पे हमें जीने दीजिए। आप ये बात क्या कर रहे हैं? आपकी धरती नहीं सर, ये पूरे देश की धरती है, ठीक है। और अगर आपको इतनी दिक्कत है तो अपनी विधायकी छोड़ दीजिए, क्योंकि आप जिस देश में विधायक हैं वो भारत है और कश्मीर उसका हिस्सा है। 2000 बात क्या कर रहे हैं? अगर वो आपके साथ होते ये गद्दारी का काम कर रहे हो, कितनी बार पीएससी ये गद्दारी की काम कर रहे हो, लेजिस्लेटिव असेंबली बैठे हो, भारत के संविधान बैठे हो। ठीक है सर, मैं छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं। सर एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, उनका जो लिंक था वो फेल हो गया, हम उनके पास दोबारा लौटेंगे। और इंजीनियर राशिद से सीधा सवाल यह है कि अगर उनको इतनी दिक्कत है, विधायक जिस देश के विधायक हैं, वो जिस राज्य के विधायक हैं, वो इस देश का हिस्सा है जम्मू कश्मीर, विधायकी नहीं छोड़ते, लेकिन वो ये जरूर कहते हैं कि भारत जो है उसने कब्जा कर रखा है जम्मू कश्मीर पर। ऐसे विधायकों से हम बात करते हैं और ऐसे विधायक जो अलगाववादियों की मदद करते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं, उन अलगाववादियों से हम बात करते हैं। क्यों बात करते हैं? क्या ये भी इस लड़ाई का हिस्सा नहीं होना चाहिए? जब एक आतंकी, हिजबुल का आतंकी कह रहा है कि वो अलगाववादी मस्जिदों के अंदर युवाओं को बरगला रहे हैं और देश के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं, तो उन अलगाववादियों से बात क्यों, उन पर कार्रवाई क्यों ना हो? इस पर हम लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। देश में इस वक्त एक सवाल यह उठ रहा है कि पाकिस्तान लगातार उकसावे की कार्रवाई एलओसी पर कर रहा है। भारतीय फौजियों पर हमले हो रहे हैं और उसके बाद भारत जवाब दे रहा है। सरकार कह रही है मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आतंकवादी घटनाएं क्यों नहीं रख रही? और इसलिए सवाल यह उठ रहा है कि क्या जो जवाब दिया जा रहा है वो पर्याप्त है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सुधांशु मित्तल, बीजेपी के नेता, आलोक शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता, इंजीनियर राशिद जो कि इंडिपेंडेंट एमएलए हैं, जम्मू कश्मीर से बने हुए हैं, और हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा है और ब्रिगेडियर रिटायर्ड बीडी मिश्रा है हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। इंजीनियर राशिद, मैं आपके पास पहले आना चाहूंगा क्योंकि ब्रेक पर जाने से पहले आपने जो कहा उस पर कई लोगों को आपत्ति थी कि अगर आपको लगता है कि कश्मीर पर हिंदुस्तान ने कब्जा कर रखा है तो आप उस विधानसभा के हिस्सा क्यों हैं? वो विधायकी क्यों नहीं छोड़ देते जो आपको यहां की सरकार से मिली हुई है? आपका बहुत अच्छा सवाल है, मैं खुश हुआ कि आपने ये सवाल पूछा।
मैं आपसे सिर्फ एक गुजारिश करूंगा कि जो हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम थे स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने भी हिंदुस्तान के संविधान की शपथ ली थी और तब यूनाइटेड नेशन में गए थे और उन्होंने वहां पर वादा किया था कि हम कश्मीर में प्लेबिसाइड करेंगे। और जब मैं प्लेबिसाइड की बात करता हूं, हम सिर्फ इस कश्मीर की बात नहीं करते हैं, हम कहते हैं जो गिलगित बाल्टिस्तान है, जो पीओके है या आजाद कश्मीर है, सारे को मिला के प्लेबिसाइड किया जाए। लिहाजा अगर संविधान की शपथ लेके झूठ बोलना जायज है तो आप कहें मैं झूठ बोलूंगा। अब अगर मैंने कोई गलत काम किया है तो फिर नेहरू जी ने भी गलत काम किया। जिस देश को आप मानते नहीं उसके संविधान को इतना मानते हैं कि उसकी शपथ लेके झूठ नहीं बोल सकते। आपसे मेरी गुजारिश है, आप सच सुनने की हिम्मत कीजिए। नहीं, और वो इस देश को मानते नहीं और उसके संविधान की इतनी चिंता है कि उसको मानकर झूठ नहीं बोल सकते। नेहरू जी क्यों गए थे यूनाइटेड नेशन में? सुधांशु मित्तल आप जोड़िए इस पर। ताशकंद मादा क्या था? आपने हुर्रियत से बात की, हुर्रियत का दिल्ली में दफ्तर था, आपने हिजबुल मुजाहिदीन के 5 कमांडरों से सीज फायर किया, आपने उनसे बात की, आपने लाहौर डिक्लेरेशन किया, मुशर्रफ का 4 पॉइंट फार्मूला क्या था, हमारा अपना वजीर आज़म था, हमारा अपना सदर था, आजाद कश्मीर की अपना एजेंडा है, उनका अपना प्रेसिडेंट है, आपने हमारी आजादी भी खत्म कर दी, आप तहजीबी ठीक है, हमारे धर्म में विरासत कर रहे हैं, सुधांशु मित्तल को यहाँ पर लाना चाहूंगा इस डिबेट में। आप हमें रेड कलराइजेशन और बाबाइजेशन का इल्जाम दे रहे हैं। इंजीनियर राशिद, आपको सुधरना पड़ेगा, आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी। कोई जुबान आप नहीं बोलते हैं जिसमें आपके नमक का कोई भी हिस्सा हो। मिश्रा सर, एक मिनट। सुधांशु मित्तल मुझे ये बताइए, एक तो जो आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं वो कीजिए, और दूसरा ये बताइए कि इंजीनियर राशिद और अलगाववादियों जैसे लोगों से भी निपटने के लिए सरकार क्यों कर रही है? क्योंकि जितना पाकिस्तान को जवाब देना जरूरी है, उससे भी ज्यादा घर में बैठे हुए इन लोगों को भी जवाब देना जरूरी है। सुशांत जी, अभी तक आपने जनरल सिन्हा साहब का और दूसरों की बात सुन के कम से कम ये तो समझ आ गया होगा कि हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान की फौज पाकिस्तान को क्या जवाब दे रही है। एक और आपको चीज बता देना चाहता हूं, क्योंकि यहां पे आलोक जी अभी कह रहे थे, तो आलोक जी, पाकिस्तान की सरकार कभी ये नहीं कहती कि उन्होंने हिंदुस्तान के कितने सैनिकों को क्षति पहुंचाई। वैसे हिंदुस्तान की सरकार ये कभी नहीं अपने मुंह से कहती कि कितने पाकिस्तानी सिपाही मारे हैं। पिछली बार जो मैंने काउंट करा था इनके अखबारों में 937 सिपाही मारे गए हैं पाकिस्तान के, 4 गुना, 1 के बदले 4 जाओ लाशें, बस सिर्फ लोग मारो, कृपा करके आप में खोर बन जाओ, लाशें गिराओ। अरे आप चुप रहिए साहब, आप बदतमीज किस्म के इंसान हैं। और देखिए सुशांत जी, सुशांत जी, आपके घर का कोई मतलब नहीं, ऐसे बदतमीजों को आप मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। घर का कोई नहीं मरता है, या उम्र फयाज मरता है, या कुछ मरता है, ऐसे तुम्हारे जैसे लोग पाकिस्तान के साथ है क्या? आपका कोई नहीं मरता है, इंजीनियर आपकी सियासत पाकिस्तान के साथ है क्या? मोदी कसम तो कही थी कॉन्स्टिट्यूशन फिफ्थ शेड्यूल पाकिस्तान जाओ, सीधे जाओ। लाशें गिराने में मजा आता है, एमएलए मत करने में मजा नहीं आता। छोड़ो। सुधांशु मित्तल जी, मेरी बात सुनिए, गुस्सा मत कीजिए, सच सुनने की हिम्मत कीजिए, सच सुनने की हिम्मत कीजिए। हिम्मत तुम्हारे में नहीं है, आप में हिम्मत क्या बात कर रहे हो? किस मेरी बात कर रहे हो? आपके बीच में नहीं बोला, आप में हिम्मत है तो सत्य सुनिए। हमारा आपका सच एक एक सर, एक एक किस हिम्मत की बात कर रहे हो? मैं इसका सच सुनाता हूँ। किस हिम्मत की बात कर रहे हो? 15 अगस्त 1947 को किस हिम्मत की तुम बात कर रहे हो? एक एक करके सुधांशु मित्तल जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। सुनाता हूँ मैं इसको। आप मित्तल साहब, मेरी एक गुजारिश आपसे है। अरे दम है तो सच सुनिए ना, मुझे पूरा कर लीजिए सर, एक मिनट सर, एक मिनट। मैं बीच में नहीं बोला। ठीक है सुधांशु, मेरे बात सुनिए, दम है, हिम्मत है आप में। अब सुनिए, ये बैठे फर्जी कश्मीरी, इनकी सुनिए। राशिद साहब, आपके बेटे ने कितनी बार जरा पत्थर मारे ये बता दीजिए। आपका बेटा या आपके परिवार के सदस्य दिल्ली हमने कब कहा नौकरी कर रहे हैं, हमने कब किसी से कहा पत्थर मारे? बताइए। ये तो आपके सारे तो आप जब जुल्म करते हैं तब लोग पत्थर मारते हैं। जब आप हिम्मत नहीं है, गोलियां मारती है, क्रैकडाउन करते हैं, हमारी जाति करती है, तब हिम्मत कभी किसी को पत्थर नहीं मारा। तो मेरी बात सुनने की हिम्मत है।
कि तुम वो बोले देश तो में मैं पत्थर न मारे। इंजीनियर राशिद, देश में सेना किसी पे जुल्म नहीं कर रही और सिर्फ जाकर कश्मीरियों पर जुल्म कर रही है, उनको पत्थर मारने पड़ रहे हैं। और उसी कश्मीर से युवा उमर फैयाज जैसे लोग उस फौज में जा रहे हैं जिसको आप बता रहे हैं कि वहां पर वो जुल्म कर रही है। हमें आपका सबक नहीं चाहिए, हमें आपका आवाज नहीं चाहिए। सुधांशु मित्तल जी, सुधांशु मित्तल जी, हम पुराने लोग हैं, हम अमन चाहते हैं, आप मुद्दा हल कीजिए। पत्थरबाजों का आप साथ दे रहे हैं और कह रहे हैं आप अमन चाहते हैं। पत्थरबाजों को सही ठहरा रहे हैं, आप कह रहे हैं अमन चाहते हैं। आप तो ऐश कर रहे हैं, अपने वादे पूरे कीजिए। लालू की आत्मा को बड़ी तकलीफ हो रही है, लालू जी की आत्मा को तकलीफ हो रही है, लालू जी की आत्मा को तकलीफ हो रही है। आप जो बात कहना चाह रहे हैं, आपके नजदीक गाय की कम कीमत तो इंसान की है, आप गाय के नाम पर मुसलमानों को मारते हैं, परिवार को पहले खड़ा करके राजनीति करो। मारे को मारा, आप हमें सेक्युलरिज्म और लिबरलिज्म का सबक पढ़ाओगे। हिंदू दहशतगर्दी पूरे हिंदुस्तान में है, पूरे हिंदुस्तान में रेड शादी पढ़ाने के बोलने का अधिकार किसी को नहीं है। आपने अब्दुल गुरु की लाश भी नहीं दी, आप आदमखोर निकले, आपने मकबूल बख्श की लाश वापस नहीं दी, आप खुद को अहिंसा के पुजारी मानते हैं। आपने अगर कोई होती, थोड़ी शर्म होती, आप अब्दुल गुरु की लाश ही वापस देते। आप अब्दुल गुरु की लाश से भी आपको डर लगा, आपको अब्दुल गुरु की लाश से भी डर लगा, आपको अब्दुल गुरु की लाश से भी डर लगा। जिस राजपूत राइफल की बात करते हो, उमर फयाज की मजबूर की बात करते हो। इंजीनियर राशिद, मुझे एक बात बताइए, इंजीनियर राशिद मुझे एक बात बताइए सर, मिश्रा सर एक मिनट, इंजीनियर राशिद मुझे एक बात बताइए, इंजीनियर राशिद मुझे एक बात बताइए, इस देश में सेना अलग अलग हिस्सों में हर जगह है और वहां कहीं उस पर पत्थरबाजी नहीं होती, कोई जुल्म का आरोप नहीं लगता। वही सेना जब कश्मीर में बाढ़ आई तो लोगों को बचा बचा कर निकाल कर लेकर आई। वही सेना कश्मीर में कुछ तो ऐसा कर रही होगी कि उमर फैयाज जैसा कश्मीरी युवा उसमें जा रहा है और देश में लड़ने की बात करता है और आप उसे गलत बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जम्मू कश्मीर आपका हिस्सा नहीं है, इसलिए यहाँ पत्थरबाजी हो रही है। आपने बाबा मुफ्ती को भी लेट डाउन किया, फारूक अब्दुल्ला को भी लेट डाउन किया, शेख अब्दुल्ला को जेल डाल दिया 22 साल। हमारा वजीर आजम कहाँ गया? बेईमानी आपने की, हमने नहीं की। महाराजा ने इंसाफ जब किया तो हमारा अपना वजीर आजम था, हमारा अपना सदर रियासत था, हमारी अपनी सुप्रीम कोर्ट थी, हमारा अपना एजेंडा था, हमारा अपना कराना था। ठेकेदार बना संविधान की बात तो करते हैं, संविधान की कसम खाते हैं, लेकिन भारत का हिस्सा नहीं मानते जम्मू कश्मीर। आप बड़े हो, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान का निशाना आपका है। जाकिर मूसा दहशतगर्द नहीं है, उसके खिलाफ हो सकता है, लेकिन एमएलए होना चाहिए, आपका काम नहीं है। एमएलए होगा भी सच बोला जा सकता है, सच बोलने के लिए एमएलए नेशनल टीवी के अंदर बोल रहे हैं, हिम्मत कीजिए, अभी गिरफ्तार करना चाहिए। सुधांशु मित्तल जी, देखिए मित्तल साहब, मित्तल साहब, मित्तल साहब, अभी गिरफ्तार करना चाहिए जहां से बोल रहे हैं। हमारे ऊपर अभी तक देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं चला? इनको तो अभी गिरफ्तार करना चाहिए। सुधांशु मित्तल, वो जम्मू कश्मीर तो आपकी सरकार है, सुधांशु मित्तल ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं? आप कश्मीर के पाँव के नीचे आओगे बात के लिए, लेकिन कोई बात करने के लिए तैयार नहीं होगा। का मुकदमा चलना चाहिए। बराबर जब आप चाहते हैं कश्मीर में लोग मरे, आपके बन चुका है राशिद, तुम आप बदला ले रहे हैं। एक जवाब सुधांशु मित्तल जी, मर तो हम रहे हैं, सुधांशु मित्तल जी, घर हमारे उजड़ रहे हैं, आपका तो कुछ सुधांशु मित्तल जी, एक मिनट, इंजीनियर राशिद आप रुक जाइए, आप जो कहना था कह चुके और उसको हम में से कोई नहीं मानता, आप चाहे जो कह लीजिए। सुधांशु मित्तल, मेरा सवाल यह है, जो दोनों हमारे एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि राशिद, इंजीनियर राशिद जैसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, ऐसे लोग अरेस्ट क्यों नहीं होते, इन पे देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं चलता, जो टेलीविजन चैनल पर बैठकर जम्मू कश्मीर को देखकर नहीं मानते? भेजो, कहाँ भेजना है हमें? आप तत्ता पानी भेज दो या काला पानी भेज दो, लेकिन हम यही कहेंगे अपने क्या कहेंगे? तुम्हारे पहुंचने पर तुम्हारे जैसे लोग काला पानी नापाक हो जाएगा। सलाउद्दीन से बात, काला पानी नापाक नहीं करना चाहिए। आप जिलानी से बात क्या करोगे? तुम्हारे जैसे लोग काला पानी को सर, मेरे पास वक्त नहीं बचा है, मैं एक रिएक्शन तो सुधांशु मित्तल से चाह रहा हूं। सुधांशु मित्तल, पाकिस्तान से एलओसी पे लड़ना अलग है, ऐसे लोगों से लड़ने के लिए सरकार क्या कर रही है ये तो बता सकते हैं आप? जिस दिन सलाखों के पीछे जाओगे तुम्हारी बोलती बंद होगी। सुधांशु मित्तल, मेरे पास वक्त नहीं है, प्लीज आप रिस्पॉन्ड कीजिए। आपको पता है, इंजीनियर राशिद प्लीज आप चुप हो जाइए। सुधांशु मित्तल,
सुशांत जी एमएलए बन के बैठे हुए हो, हरामी का पैसा खा रहे हो और ये सब बातें कर रहे हो। ब्रिगेडियर मिश्रा प्लीज, मेरे पास वो सख्ती से सुधांशु जी प्लीज आप बात पूरी कीजिए, मेरे पास वक्त नहीं है सर। प्लीज ब्रिगेडियर मिश्रा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। सुधांशु जी प्लीज। सुशांत जी, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान का तो आपने सुना और कृपा करके आपसे ये कहना चाहता हूं 700 पत्थर पाकिस्तान के बारे में बार बार आप लोग गलत फहमियां ना पहनाए, इससे इनके हौसले बढ़ते हैं, ये राशिद जैसे लोगों के हौसले बढ़ते हैं। इनके परिवार का कोई जना सामने नहीं आता, गिलानी के परिवार का कोई जना सामने नहीं आता, यासिन मलिक के परिवार का कोई सामने नहीं आता। ये मासूमों के जो है कंधे पे बंदूक चलाते हैं और हमें इनके खेल में हिस्सेदारी नहीं करनी चाहिए। ये सब ये सारे डालते हो। अरे उनके परिवार कहाँ है? उनका परिवार कहाँ है? उनका परिवार अमेरिका में घूम रहा है, जकार्ता में घूम रहा है, उनका परिवार जो है मस्ती कर रहा है, वो नौकरियां कर रहे हैं, वो कश्मीर के उसमें नहीं आ रहा सामने। पॉलिटिकली रिजॉल्व कीजिए। तुम जैसे लोग कश्मीरियों को जो है उनके लाशों पर राजनीति करते हो, तुम्हें दम नहीं है, तुम कायर हो। जी आलोक जी, आलोक जी अपनी बात रखिए, वक्त नहीं है। राशिद को मारते हो, राशिद का हर परिवार का व्यक्ति जो है पहले इशू बनाकर सुप्रीम कोर्ट में लिया। हर पत्थर अत्याचार अपने महिलाओं पर अत्याचार को अपनी महिलाओं पर अत्याचार, ये तो शर्म की बात है, ये तो शर्म की बात है। ट्रिपल तलाक का मामला कश्मीर में कहाँ आया? आज हालत यह है कि जम्मू कश्मीर जो है वो बिना नीति के पूरा गिरेल हो गया है। पाकिस्तान ने कुरान को भी सुप्रीम कोर्ट ने लिया और जाकिर मूसा जैसे लोगों पर बयान देते हो। इंतहा पसंदी होगी, आगे सबक सिखाया जाएगा। ठीक है, एक मिनट इंजीनियर राशिद प्लीज, एक मिनट रुक जाइए। एक्शन डिमांड करती है देश की जनता कि आप क्या एक्शन ले रहे हैं। ठीक है, मिलिट्री एक्शन क्या है, मिलिट्री एक्शंस क्या है वो आप सुने, आप सुनिए मिलिट्री एक्शन क्या है। आप देखिए साहब प्लीज, इस तरह को डिबेट नहीं हो सकती। सर ऐसे तो नहीं होता। और हमारे देश के अस्मिता को जो है ये टूट चुका है, भरोसा टूट चुका है। ठीक है सुधांशु मित्तल जी, मेरे पास वक्त इतना ही था। मैंने आपसे ये जानना चाहता कि इंजीनियर राशिद जैसे लोगों पर बीजेपी सरकार क्या कार्रवाई करेगी, लेकिन बहस जिस तरीके से गई और कई लोगों को गुस्सा आना लाजमी भी है जिस तरीके की बात इंजीनियर राशिद कर रहे थे, लेकिन उस पर वो जवाब नहीं मिल पाया। एक चीज जरूर याद रखिएगा सुधांशु मित्तल कि आप भी जब विपक्ष में बैठे थे और पाकिस्तान हमले करता था तो आप सवाल पूछते थे कि मनमोहन सिंह की सरकार क्या कर रही है। उस वक्त भी सेना कटघरे में नहीं थी, आज भी सेना कटघरे में नहीं है। सवाल यह पूछा जा रहा है, देश की जनता जानना चाहती है कि क्या जवाब पर्याप्त है या नहीं। जवाब तो दे रही है सेना, लेकिन वो जवाब पर्याप्त है या नहीं ये सिर्फ हम जानना चाहते थे। और ये जवाब तब तक पूछते रहेंगे, ये सवाल तब तक पूछते रहेंगे जब तक उमर फैयाज जैसा कोई हमारे बीच का हमारा अपना शहीद होता रहेगा और दूसरे सैनिक शहीद होते रहेंगे। आज के लिए बड़ी बहस में इतना ही। नमस्कार।